हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना ICTU वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी जो है आपका 8th क्लास है और चैप्टर हमारा चल रहा था, आपको पता है, महिला, जाति और सुधार। ये देख रहे थे हम लोग, महिला और जाति और सुधार। तो कल हमने महिलाओं के संबंधित जितने भी उन पर उत्पीड़न हुए हैं या कुछ आपका प्राच्य में, कुछ संस्कृति में कुछ किस तरह से उनका चलन था, उन सबको हमने अपने लेक्चर में जो है गौर करके देखने की आपका कोशिश की थी और उन लोग को हमने जानने का प्रयास किया था कि आखिर में ये सारी चीजें हमारे यहाँ संस्कृति में हो क्यों रही थी और इसका प्रभाव हमारे जीवन पर कैसे पड़ रहा था। ये हमने इसको देख लिया था और इतना हमने देखा। और जो परिवर्तन का युग है इसको हमने देख लिया, परिवर्तन के उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं उनको हमने देख लिया। राजा राम मोहन राय ने किस तरह का प्रयास किया था कि महिला पढ़ सके, उनके जीवन में बदलाव आ सके और कैसे उन्होंने मतलब जो हमारे वेदांत हैं, हमारे प्राचीन ग्रंथ है, उनके अनुसार बताया कि आप जो है विधवा पुनर्विवाह भी कर सकते हैं। कैसे उन्होंने मुहिम छेड़ी, कैसे उनको बदलने का प्रयास किया, सती प्रथा के लोगों ने तर्क कैसे दिया, कुतर्क कैसे दिए, उसमें विज्ञानवाद क्या था। तो इतना हम लोग पढ़ चुके थे। आज थोड़ा आगे बढ़ना है और हम पढ़ेंगे 19वीं सदी। देखेंगे 19वीं सदी के उत्तरार्ध। उत्तरार्ध मतलब होता है बाद के समय में विधवा विवाह के पक्ष में चलाए जा रहे आंदोलन ने अन्य देशों में भी फैल गया। मरदास आपका पेडेंसी में तेलुगु भाषा में वीरसेलम पल्लू ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने के लिए एक संगठन बनाया। लगभग उसी समय बॉम्बई में युवा बुद्धिजीवियों ने, सुधारकों ने विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। तो ऐसा नहीं था कि विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में लोग नहीं थे, नहीं, बहुत सारे लोगों ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, जिसमें एक आपका स्वामी दयानंद सरस्वती थे। आप जानते हैं कि आर्य समाज के संस्थापक माने जाते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। ये देखिए इनके विषय में लिखा है कि इन्होंने 1875 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। जो हिंदू धर्म में आपको जो बुराई, जो कुरीतियां आ गई थी, उनको सुधार लाने का प्रयास किया। और एक इनका बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि स्वराज शब्द, क्या बात की, स्वराज। सबसे पहले स्वराज शब्द को आपका डिफाइन करने वाले, बताने वाले अगर कोई व्यक्ति थे अंग्रेजी शासन काल में, तो वो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इन्होंने कहा कि जो स्वराज है, खराब से खराब स्वराज बाहर के अच्छे से अच्छे शासन से बुरा होता है। अपना ही अच्छा है, चाहे हमारा कितना भी खराब क्यों ना हो, लेकिन हमको स्वराज, स्वराज मतलब खुद का शासन, खुद का राज, यानी कि भारत के लोगों का ही शासन हो, किसी और देश या व्यक्ति का शासन ना हो। और आप जानते हैं कि इन्होंने वेदों को और लोटों का नारा दिया, प्राचीन वेदों को और वेदांतों को पढ़ने पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। जातिवादी के सख्त विरोधी थे, महिला विकास के उत्थान की हमेशा बात करते थे, विज्ञानवाद और तर्कवाद के प्रखर आपके समर्थक थे। गाय को विशेष ध्यान दिया, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए, उसके लिए बहुत सारे संघर्ष भी इन्होंने करे हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों को इसके अंतर्गत आप देखेंगे। तो अब हम शुरू करेंगे यहाँ से आगे। चलिए पहले मैं पढ़ता हूँ, फिर आप लोग नेक्स्ट पेज पढ़ना। कह रहे हैं कि इसके बावजूद विवाह करने वाली विधवाओं की संख्या काफी कम थी। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जा सकता था। इस तरह रूढ़िवादी के तबके नए कानून के विरोध करने लगे। अब नए जो कानून बन रहे थे, लोग उसका विरोध कर रहे थे। इन सबको हम लोग देखेंगे। चलिए कोई भी एक बच्चा माइक ले, चैप्टर पढ़े। लड़कियां स्कूल जाने लगी थी। कह रहे बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधार लाने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना। अगर आप चाहते हैं कि भैया वाकई में महिलाओं की जो स्थिति है, जो आपके दशा है, उसमें कुछ रिफॉर्म करना चाहिए, उसमें कुछ आपका बदलाव की जरूरत है, तो उसमें अगर आपको बदलाव करना है तो उसके बदलाव के लिए सबसे पहला और प्राइमरी नियम क्या है कि आप लोग क्या करिए, जो महिलाओं की कंडीशन है, जैसी स्थिति में है, आप उसको बदलने की कोशिश कीजिए। बदला कैसे जाएगा? वो एजुकेशन के बेस पर, यानी शिक्षा ही वो माध्यम है जिस पर क्या हो सकता है, महिलाओं का विकास और उन्नति क्या है आपकी संभव है। उसी के आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि इसी शिक्षा और उन्नति के आधार पर ये सब कुछ हो सकता है। चलिए ध्यान दीजिए, आप ही सभी बच्चे ध्यान दें। कह रहे हैं कि कलकत्ता में
विद्यासागर और बम्बई में बहुत सारे समाज सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। क्या हो कि अब आपका लड़कियों को भी आपका पढ़ाया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि महिलाओं का विकास हो, महिलाओं का उत्थान हो, महिलाओं भी हमारे समाज में कुछ अपना हिस्सेदारी दे सकती हैं, अपना कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, तो उनके लिए हमको क्या करना चाहिए? स्कूल खोलना चाहिए। तो 19वीं सदी के मध्य तक, मध्य मतलब होता है बीच में, क्या हो गया? इस तरह के प्रारंभिक स्कूल जो है खोले गए। बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। लोगों को भय था कि स्कूल वाली लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। अगर ऐसा हुआ, लोगों को क्या भय था कि लड़कियों को कहाँ ले जाएंगे? लड़कियों को घर से निकाल कर ले जाएंगे और स्कूल का जो है वो जो अपने घर का कामकाज करती हैं वो नहीं करने देंगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजरना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी। देखिए क्या तर्क है कि अगर वो सार्वजनिक स्थान से जाएंगी तो क्या होगा? लड़कियां आपका बिगड़ जाएंगी। उनकी मान्यता, अजम्पशन थे कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थान से दूर रहना चाहिए। फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज्यादातर महिलाओं को उदार विचार वाले पिता और पति के रूप में घर में पढ़ाया गया। अब कह रहे जो भी इतनी कहानी हुई है, जिनके घर वाले, फैमिली वाले लिबरल विचारों के थे, जिनकी सोच ऐसी नहीं थी, चाहे वो उनके पिता हो चाहे पति हो, उनके द्वारा और उनकी देख रेख में ही उनको पढ़ाया गया है। क्लियर है? कई महिलाओं ने बिना किसी भी मदद के खुद पढ़ना लिखना सीख लिया। आपको याद होगा पिछले साल की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पुस्तक में आपने राष्ट्र देवी के बारे में पढ़ा था। ये ऐसी महिला थी जिन्होंने रात में दिए के टिमटिमाहट में चोरी छुपे करके उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा था और एक एक पन्ने को किचन में रखती थी। याद है ना पिछला आपको चैप्टर? क्लियर है? और कह रहे हैं कि 19वीं सदी के आखिर हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब और ज्योतिबा फुले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए थे। तो आर्य समाज ने कहा खोला है? पंजाब के अंदर। कौन सा? डीएवी नाम सुना है? दयानंद एंग्लो वैदिक। क्लियर है? और ज्योतिबा फुले द्वारा कहां खोला गया? आपका महाराष्ट्र में। ठीक, क्लियर है इतना? अब देखिए, कह रहे हैं कि उत्तर भारत में कुलीन मुस्लिम परिवारों में महिला अरबी और कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी थी। उन्हें घर पर ही पढ़ने लिखने के लिए शिक्षिकाएं रखी गई थी। इस स्थिति में देखते हुए मुशर्रफ अली जैसे कुछ समाज सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों को हवाला देते हुए कहा कि महिलाओं का शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि भैया देखिए धर्म विशेष में कोई ना कोई व्यक्ति होता है जो आपका नुमाइंदगी करता है कि इस तरह की चीजें हों। ठीक, अब देखिए 19वीं सदी के आखिर तक उर्दू में उपन्यास का सिलसिला शुरू हो गया। इन उपन्यासों ने महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि वे धर्म और घरेलू साज सज्जा में के बारे में पढ़ लिखेंगी। कह रहे हैं साज सज्जा में आपका पढ़ लिखेंगी। एक इमेज को आप अच्छे से देखिए। ये उस जमाने की एलीट वर्ग महिलाएं हैं जो पढ़े लिखे। अब कह रहे हैं कि महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी थी। 20वीं सदी यानी कि एक समय था जब महिला को घर से बाहर नहीं निकाल रही थी, लेकिन एक मौका आया जब महिलाओं ने महिलाओं के बारे में लिखा। कह रहे कि 20वीं सदी की शुरुआत में बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका रोल ली। इस वजह से भोपाल में बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोल दिया। बेगम रुकैया साखवत ने हुसैन पर भी इस विषय के दौर में एक प्रभावशाली महिला थी। उन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। वह रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक थी और उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचला दर्जे में रखा है। वो क्या कहती थी कि औरतों को हमेशा धर्म के जो लोग हैं, जो नेता हैं, जो प्रमुख है, उन्होंने हमेशा औरतों को नीचे रखा है। कह रहे कि 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालय में प्रवेश करने लगी। यानी कि जो पहले स्कूल तक थी, प्राइमरी एजुकेशन तक जो आपके महिलाएं जा रही थी, अब वो फाइनली कहां तक पहुंच गई थी? कॉलेजों तक, यानी कि विश्वविद्यालय में उनका प्रवेश होने लगा था। उनमें से कुछ आपका चिकित्सक और कुछ नई आपकी शिक्षिका बन गई, यानी कि कुछ को डॉक्टर बना दिया गया और कुछ क्या बन गए? आपके शिक्षक बन गए।
बहुत सारी महिलाएं लिखने लगी थी कि उन्हें समाज में महिलाओं की स्थिति पर आलोचनात्मक विचार आपका प्रकाशित किए हैं। पूना में घर में रहकर ही शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे आपका स्त्री पुरुष तुलना में नामक में एक किताब प्रकाशित की, जिसमें पुरुष और महिला के बीच मौजूदा सामाजिक फर्कों की क्या की, उन्होंने आलोचना की। ताराबाई शिंदे ने क्या लिखी, एक बुक लिखी जिसमें महिला और पुरुष के बीच वो कैसे आपका डिफरेंसेस करते थे उसके विषय में बताया। एक महिला है पंडित आपका ताराबाई, इनको देखिए, कह रहे कि संस्कृत में महानतम विद्वान पंडित ताराबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। अब देखिए, मैं नहीं कह रहा, भैया बच्चों मेरे को बोलो, कौन कह रही है? पंडित ताराबाई कह रही हैं कि हिंदू धर्म क्या करता है, महिलाओं का दमन करता है। उन्हें ऊंची जातियों में हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखी, जो कह रहे हैं कि उस जमाने की जो ऊंची जाति थी, हाई कास्ट थी, उसमें महिलाओं की क्या कंडीशन थी, उसकी स्थिति और दुर्दशा पर इन्होंने एक बुक लिखी है। ठीक, उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की, जहां ससुराल वाले हाथों अत्याचार झेलने वाली महिलाओं को पनाह दी, यानी कि जो लोग स्त्रियों को मारते पीटते थे उनको उन्होंने पनाह दी। वहां महिलाएं ऐसी चीजें सिखाई जाती थी जिनके सहारे वे अपनी रोजी रोटी चला सकें। और कह रहे हैं जिन लोगों पर अत्याचार किए जाते थे उनके लिए एक उन्होंने विधवा गृह खोला और ऐसा बनाया कि भैया आप अपने खाने पीने के लिए इतना मैं आपको एलिजिबल कर दूंगा कि आप कुछ ना कुछ चीजें आपके सीख लें और कर लें तो हो जाएगा। ठीक है, जाहिर है कि इन सब बातों से रूढ़िवादी खेमे के लोग काफी आग बबूला हो गए। उदाहरण के लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगता था कि हिंदू महिला पश्चिमी तौर तरीके अपना रही हैं, जिससे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट हो रही है। अब लोगों को क्या लग गया कि भैया हमारी जो सभ्यता है वो खत्म हो रही है और वेस्टर्न कल्चर को हमारी जो महिलाएं हैं वो अपना रही हैं, और ऐसे तो हमारी संस्कृति नष्ट हो जाएगी, संस्कृति भ्रष्ट हो जाएगी और पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएंगे। और रूढ़िवादी मुसलमान इन बदलाव के नतीजों को लेकर चिंतित थे। कह रहे भाई हिंदू में ऐसा हो रहा है तो कुछ ना कुछ आपका मुसलमानों में भी जरूर उठक पटक होगी, और इसको लेकर वो चिंता कर रहे थे। बेसिकली कहने का मतलब मेरा ये है। जैसा कि आप जानते हैं और देखते हैं कि 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधार के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास कर रही थी। उन्हें किताब लिखी और क्या करा, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल व आपका प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत तक वे महिलाओं को मताधिकार, बेहतर शिक्षा सुविधा, शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनाने के लिए राजनीतिक प्रेशर ग्रुप बनाने लगी, और उनमें से कुछ महिलाओं के 1920 के दशक तक विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में हिस्सा लिया। 19 के 20 के दशक तक आपका एनी बेसेंट और आपका और बहुत सारी ऐसी महिलाएं थीं जो भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों में भी बढ़ चढ़कर, सरोजिनी नायडू जैसी महिला बढ़ चढ़कर भारत के आंदोलनों में हिस्सा ले रही थी। यानी कि एक वो दौर था जब महिला घरों से बाहर नहीं आती थी, लेकिन शिक्षा ने और सामाजिक सुधार के लोगों ने और महिला द्वारा किए गए प्रयास ने लोगों के सामने आकर खड़ा कर दिया, और ये प्रेशर ग्रुप की तरह काम कर रही थी। और हमारे राष्ट्रवाद में जितने भी आपका हुआ प्रखर रूप से वो आपका सामने आई, और इन लोगों ने कोशिश की कि हम भी क्या कर सकें सामाजिक आंदोलन में, या जो हमारे देश में जो राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा है उनका हम लोग हिस्सा आपका बन सकें। ठीक, चलिए जीआईसी कोट कंडारा आप पढ़ोगे बेटा, माइक लेकर चैप्टर को पढ़ोगे बच्चा। जीआईसी कोट कंडारा आप पढ़ेंगे बेटा माइक लेकर। शाबाश, बहुत अच्छे। कोई एक बच्चा खड़ा हो जाए, कोई भी एक बच्चा रैंडम, बस जो आपका रीडिंग करे चैप्टर की। चलिए शाबाश, बहुत अच्छे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आप यहां से शुरू करिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 19वीं सदी के आखिरी तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए चढ़ कर प्रयास करने लगी थी। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत से वे महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा अधिकार के बारे में कानून बनवाए के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी थी।
इसमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के साथ विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और सामाजिक आंदोलनों में हिस्सा भी लिया। 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांग का समर्थन किया। राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर भी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा, परंतु उनका आह्वान था कि जब एक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। जाति और समाज सुधार। हमने अभी जिन समाज सुधारकों का जिक्र किया है उसमें से कई जातियां गैर बराबरी के भी विरोधी थे। राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बुद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थन था, जिसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया था। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बंबई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में से बहुत सारे ऊंची जातियों के लोग थे। गुप्त बैठकों में ये सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जातीय कायदे कानून का उल्लंघन करते थे, जिससे अपने जीवन में भी जाति पूर्वाग्रहों और बंधनों से निजात पा सकें। कई लोग ऐसे थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे। 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदाय और पिछड़ी जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। इस प्रकार इन बच्चों की बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के लिए नए साधन मिलने लगे। इसी समय बहुत सारे गरीब लोग शहरों में निकल रही नई नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर भी जा रहे थे। नए कारखानों और नगर पालिकाओं में नई नौकरियां निकल रही थी। अध्याय 6 में आप शहरों के विस्तार के बारे चलिए बैठ जाइए, फिलहाल पढ़ चुके हैं, चलिए बैठ जाइए। शाबाश, बहुत अच्छे, धन्यवाद आपका। कह रहे हैं कि 20वीं सदी जब आपकी लगी तो जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता आए और उन लोगों ने क्या कहा कि भैया महिलाओं के अधिकार के लिए कुछ होना चाहिए और वो भी स्वतंत्रता समानता में अपनी मांगों का समर्थन करें और वो भी इस आंदोलन में भड़का लें, हिस्सा लें। और कह रहे हैं कि राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया, उनको विश्वास दिलाया कि स्वतंत्रता में मिलने वाले सभी पुरुषों और महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा। यानी कि जिस प्रकार का अधिकार आपका आजादी के बाद आपका पुरुषों को होगा, वैसा ही अधिकार आपको महिलाओं को भी मिलेगा, ठीक है। परंतु उन्होंने आह्वान किया कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिला अंग्रेजी राज का विरोध संघर्ष में जारी रहेंगी। यानी कि उनको पूरा प्रॉपर विरोध करना है जब तक हमको क्या नहीं मिल जाता। आपका ध्यान रखिए, जिस तरह की हम आजादी की बात करते हैं वो हमको आजादी नहीं मिल जाती तब तक हम लोग ये विरोध आपका करते रहेंगे। अब है जाति और समाज सुधार। चलिए इससे बढ़ने से पहले एक छोटा सा हमको पैराग्राफ मिला है, इसको हम थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि बाल विवाह के विरुद्ध कानून। बाल विवाह मतलब कम उम्र में शादी। देखिए भारत में आज भी आप अगर आपका देखोगे बहुत सारे केस ऐसे हैं जो बाल विवाह के केस हैं। कम आयु में लड़का लड़की की जो आपका शादी की जाती है उसको लेकर भारत सरकार ने अब कुछ नियम बनाए हैं कि किस उम्र में लड़के की शादी होनी चाहिए और किस उम्र में लड़की की। आइए इस पर विचार करेंगे और अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। बेटा ये GIC बेताला कौन सा स्कूल है ऊपर वाला, आराम से बैठ जाइए। आप बड़ा इधर उछल कूद कर रहे हैं, दूसरा स्कूल भी है, आराम से बैठिए। कह रहे कि महिलाओं संगठनों के विकास और इन मुद्दों के लेखन की वजह से सुधार के पक्ष में आवाज और कैसी हुई मजबूत। बहुत सारे आपके महिला संगठन थे, कुछ और मुद्दों पर इन पर लेख लिखे गए
जिस वजह से आपका कुछ रिफॉर्म के पक्ष हमारे सामने आए और उनकी जो आवाज है और इन सबको मजबूत किया गया। लोग बाल विवाह जैसी स्थापित परंपराओं को चुनौती देने लगे। जो बाल विवाह है, इसमें अब लोगों ने क्या कर दिया, उनको सब कुछ आपका चुनौती देना शुरू कर दिया। केंद्रीय विधानसभाओं में बहुत सारे सांसद थे, सेंट्रल असेंबली, उन्होंने बाल विवाह पर पाबंदी लगाने हेतु कानून पारित करने के लिए संघर्ष किया कि क्या हो जाए, अब यहाँ जो बाल विवाह है उसके लिए कानून पारित करें। तो 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम को पारित किया गया और इस कानून के बारे में वैसी कड़वी बहसें और संघर्ष नहीं हुए जैसे पुराने सुधारवादी आंदोलन के बारे में हुए थे। यानी कि इस समय कोई इतना खास संघर्ष इनको नहीं झेलना पड़ा। लेकिन ज्योतिबा फूले, राजा राम मोहन राय और ना जाने और ईश्वरचंद विद्यासागर जैसे लोगों ने इतनी गालियां खाई हैं, इतनी यातनाएं सही हैं, आप पूछ भी नहीं सकते। ऐसा बोलते थे कि ईश्वर विद्याचंद सागर ने जब महिलाओं के बाप का विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रयास किया, लोग अपने घरों का शौच, अपने घरों का मल और रास्ते में कूड़ा करकट गिर दिया करते थे। यकीन मानिए, भारत में अगर महिलाओं के लिए किसी ने कुछ किया है तो उनमें ज्योतिबा फूले, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर और भीमराव जैसे महान नेताओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिन्होंने महिला शिक्षा को पढ़ाने पर, निम्न जाति के लोगों को पढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया। जैसे पुराने सुधारवादी कानून के बारे में हुआ था, इन कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के, ध्यान दीजिए, 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती। क्या कर दिया था कि भैया आप अगर कोई लड़का 18 साल से कम का है तो उसकी शादी नहीं कर सकते, और लड़की 16 से कम की है तो उसकी शादी नहीं कर सकते। बाद में यह उम्र बढ़ाकर 21 और 18 कर दी थी कि लड़के की 21 सही है और लड़की की 18। लेकिन अब इसमें चेंज कर दिया है, अब लड़की की भी 21 कर दी है। क्लियर है? पढ़िए थोड़ा सा, आपको और मौका मिलेगा। कह रहे 8 साल की दुल्हन 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक बाल वधू का चित्र है। और आपको क्या पता है कि हमारे देश में 20% से ज्यादा लड़कियां 18 साल से पहले ही उनकी शादी हो जाती है, कि 20% महिला आज भी ऐसी हैं जिनकी 20 साल से कम उम्र में शादी हो जाती है। तो ये बाल विवाह की एक इमेज को दिखाने का कोशिश किया गया है कि हमारे यहाँ पहले बाल विवाह एक बहुत बड़ी प्रथा थी, जो धीरे धीरे समाज ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, कानून बन गए, उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस आ गई और इसका उन्मूलन कर दिया गया। लेकिन आज भी हमारे यहाँ कहीं कहीं बहुत जगह भारत के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां आज भी बाल विवाह के एग्जाम्पल हमको मिल जाते हैं। तो इनको देखना चाहिए, विचार करना चाहिए कि बाल विवाह क्यों होते हैं, क्यों इनका नुकसान है, सरकार क्या विरोध कर रही है और सरकार ने इसके लिए क्या कुछ मापदंड किया है, देखिएगा आप। देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं जाति और समाज पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमने अभी जिन समाज सुधारकों का जिक्र किया है, पीछे पढ़े हैं आपने अभी, राजा राम मोहन राय जैसे और ज्योतिबा फूले जैसे, ठीक, और ईश्वरचंद विद्यासागर जैसे, और बहुत सारी महिला भी उसमें अपना बड़ा योगदान देती थी। कह रहे कि कई जाति गैर बराबरी के विरोधी थे। लोग कहते थे कि बराबर का अधिकार जो है इनको नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, आप समाज सुधार करना चाहते हैं, आप करिए, रिफॉर्म करिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सब लोग इक्वल नहीं हो सकते, बराबर नहीं हो सकते। राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना की। वो क्या करते थे? जाति व्यवस्था की आलोचना। ठीक, प्रार्थना, समाज भक्ति प्रार्थना की परंपरा का समर्थक है, जिसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया। आप प्रार्थना समाज में क्या करते हैं? आप लोग अपनी भगवान के लिए जो भी प्रार्थना प्रे करते हैं, पूजा कर, जोर दिया गया। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बंबई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। क्या बनी? परमहंस मंडली। इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में बहुत सारी ऊंची जाति के लोग थे। गुप्त बैठकें सुधारकों ने भोजन परामर्श जैसे मामलों पर जातीय कायदे कानून का उल्लंघन करते थे। जैसे आप एक साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते, कोई आप किसी को टच या स्पर्श नहीं कर सकते। एक समय था ऐसा कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी जातियां, ऊंची जाति के लोग निम्न जाति के लोगों को अपने साथ बैठाकर खाना नहीं खिलाते थे, अपने कुओं से पानी नहीं भरने देते थे। ठीक है,
जिससे कि अपने जीवन में भी जाति पूर्वाग्रह के बंधनों से निजात पा सके और ऐसा हो जाए कि इस जन्म में ही उनका इन सारी चीजों से आपका छुटकारा मिल जाए। कई लोग ऐसे थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने का अन्याय का विरोध करते थे। 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक, आदिवासी समूह और निचली जातियों के बच्चों ने स्कूल खोलने लगे। इस प्रकार के बच्चों को बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के लिए साधन मिलने लगे थे। उसी समय बहुत सारे लोग शहरों से निकल गए, नई नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर जाने लगे। नए कारखाने और नगर पालिकाओं में नई नौकरी निकल पड़ी और कक्षा 6 में आप इनके बारे में अच्छे से पढ़ोगे कि कौन कौन सी जो था आपका इनके बारे में पढ़ोगे। कल्पना कीजिए कि जिससे मजदूरी की इतनी मांग पैदा हो गई थी कि शहरों में नालियां बनाई जा रही थी, सड़कें बिछाई जाने लगी, इमारतों का निर्माण होने लगा, शहर को साफ सुथरा किया जाने लगा। इसके इलाके कुएं कुदे खोदने वाले को बुझ ढोने वाले, ईंट बनाने वाले, नाली सफाई करने वाले, सफाई कर्मचारी, पालकी ढोने वाले, रिक्शा चलाने वालों की जरूरत पड़ती थी। और ये श्रमिक कहाँ से आए? अब कह रहे कि बहुत सारा काम था जिनमें आपका लेबर चाहिए थी, तो ये लेबर आएगी कहाँ से? ये प्राइमरी मुद्दा था। इन कामों को संभालने के लिए गांव और छोटे कस्बों से गरीब शहरों की तरफ जाने लगे। ठीक, और मजदूरी की मांग पैदा हो रही थी। ठीक, शहर में जाने वाले बहुत से लोग सारे निम्न जाति के लोग थे, जिनमें कुछ असम, मवरिस और त्रिनाद इंडोनेशिया के स्थान पर बागानों के लिए काम करने के लिए भी चले गए थे। कामों पर अक्सर बहुत कठोर था। गरीब निचली जातियों के लोगों के लिए गांव में स्वर्ण जमींदार को उनके जमीन में दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान के छूट का मौका था। अब देखिए किस तरह की स्थिति थी, ये आप अच्छे से देख सकते हैं। जूता कौन बनाता है? कैसा समाज था जिस समाज से हम लोग आपका निकल कर आए हैं और जिस वर्तमान समाज में हैं। तो जो हमने आज से 100 साल पहले का समाज देखा है और जो वर्तमान का समाज देखा, तो आपको इतना जो अंतर है, डिफरेंस है, वो नहीं मिलेगा। लेकिन इस समाज ने बहुत कुछ झेला है इस अंतर में। चलिए, जितना हमने अभी इसमें पढ़ा है, किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है प्यारे बच्चों, मुझसे पूछ लीजिए। देख लें एक बार आप। तो ये सारी कंडीशन थी, इसके अंदर कैसे कुछ था, क्या समाज परिस्थिति बनी हुई थी, इन सबको आप अच्छे से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। क्लियर है? तो इतना आपने देख लिया। चले, तो कोई डाउट यहां तक? पीछे किसी कुछ पूछना है? ये है ईश्वरचंद विद्यासागर। आगे बढ़े, विधवा पुनर्विवाह तक, जाति उन्मूलन तक, यहां तक देख चुके हैं। बात करें जूता कौन बना सकता है। चमड़े का काम करने वाले लोग परंपरागत रूप से नीची नजर से देखा जाता है कि जो लोग बाप का चमड़ा वगैरह बनाते थे, जूते बनाते थे, लोग इनको नीची नजर से, यानी कि बड़ा छोटा महसूस करते थे इन लोगों को, क्योंकि मृत पशुओं का चमड़ा निकालने वाले इन्हें गंदा और दूषित माना जाता था। पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना ने जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी, परंतु चमड़े के कामों के प्रति जाति पूर्वाग्रह की वजह से केवल परंपरागत चमड़ा कारीगरों और मोती को ही चुनने के लिए तैयार किया जा सकते, लिहाजा वे ज्यादा कीमतों की मांग करने लगे और उन्हें काफी लाभ होने लगा। अब पहले क्या था कि जो आपका गंदा और दूषित काम मानते थे कि भाई आप मरे हुए जानवर की से खाल निकाल रहे हैं। फिर पहले जब फर्स्ट वॉर के दौरान क्या था, सेना को जूते बनाने की जब मांग पैदा होगी, वॉर चल गया, तो कहां से आते थे? भारत से। तो चमड़े की मांग बढ़ी तो यहाँ के लोगों का काम बढ़ने लगा, मोची और तैयार हो गई, लिहाजा उनकी डिमांड बढ़ गई। क्लियर है? अब कह रहे हैं कि जूते बनाते मदिगा समुदाय के लोग कि आंध्र प्रदेश के मदिगा में एक महत्वपूर्ण अछूत जाति रही है। अछूत मतलब जिसको लोग टच नहीं करते थे। पशुओं के शव को साफ करने, चमड़ा तैयार करने और चप्पल जूतियां सीने में माहिर थे। ये जानवरों की जो आपका चमड़ा था उसी से ही आपका बहुत तकड़ा
ये लोग काम करते थे। ठीक है, और आप इसमें इसको देखिए। ठीक, अब इसके अलावा दूसरी तरह की नौकरियां भी सामने आ रही थी। उदाहरण के लिए सेना में बहुत लोगों की जरूरत बढ़ गई थी। अब सेना में क्या हो गया था, लोगों की जरूरत आपके बढ़ने लगी। अछूत माने जाने वाले महार समुदाय, बहुत सारे लोगों को महार रेजिमेंट में आपका नौकरी मिल गई। अब क्या हो गया, जो लोगों को टच नहीं करते थे, जो लोगों को स्पर्श नहीं कर रहे थे, अब क्या हो गया, उन लोगों को भी आपका जॉब लग गया। और किसमें, आर्मी में वो लोग भर्ती हो गए, डिफेंस में। दलित आंदोलन के नेता B.R. अम्बेडकर ने पिता एक सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे। कह रहे कि जो B.R. अम्बेडकर के नेता थे, जो आपके नेता रहे, उनके पिता क्या पढ़ाते थे, एक सैनिक स्कूल में आपका पढ़ाते थे। ठीक, अब देखिए, यह है गुजरात का दुबला समुदाय, जो लोग बाजार में आम ढोने जाते थे। अब देखिए किस तरह का इनका जीवन था, किस तरह से इन्होंने बड़े कठिन और जद्दोजहद के साथ अपने जीवन को इन्होंने यहां तक पहुंचाया। अब एक और वाक्य दिया है कि कक्षा में जगह नहीं। बंबई प्रेसिडेंसी में 1829 में अछूतों को सरकारी स्कूल में घुसने नहीं दिया जाता था, कि जो लोग अछूत हैं वो लोग उनको छूने नहीं देते थे। ठीक है, और जब उन्हें इस अधिकार के लिए सख्ती से आवाज उठाई गई तो उन्हें कक्षा में 12 बरगद के नीचे बाहर बैठाकर सबको सुनाने का इजाजत दे दी, ताकि कमरे को दूषित ना करें और ऊंची जाति के लड़कों को पढ़ाया जा सके। बेसिकली आप पढ़िए, मना नहीं कर रहे, लेकिन आपको ना तो हम आपके क्लास में बैठने देंगे, आप क्लास में बैठेंगे तो क्लास दूषित हो जाएगी। बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाओ, वहीं आपको पढ़ा देंगे। तो ऐसा चलन था। एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़े। चलिए, देख लिया। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही। थोड़ा आप लोग घर से पढ़िए, रिवीजन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।